येसु धम्मो सनातनो। चाणक्य को लेकर काफी वर्षों से सवाल उठ रहे हैं। मौर्य राजाओं को संस्कृत नहीं आती थी और चाणक्य को प्राकृत। तो कैसे मौर्य राजा चाणक्य से सलाह लिया करते थे? क्या चाणक्य काल्पनिक किरदार था जिसे ब्राह्मणों ने गढ़कर उसे मौर्य वंश में फिट कर दिया? अभी तक जितने भी पुरातात्विक सबूत मिले हैं, उन सबूतों में कहीं पर भी चाणक्य का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि मूल निवासी लेखक चपड़ का उल्लेख बार बार मिलता है। लेकिन ब्राह्मणों ने मूल निवासी लेखक चपड़ को काउंटर करने के लिए फर्जी चाणक्य की झूठी कहानी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चाणक्य और परशुराम दोनों पात्र काल्पनिक हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर विलास खरात ने एक वीडियो जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। वीडियो में उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने हमेशा से ही ब्राह्मणीकरण के सिद्धांत पर काम किया है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का गलत इतिहास लिखकर उसका गुरु रामदास को दिखाया, उसी तरह मौर्य साम्राज्य का ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणों ने स्पष्ट तौर पर चाणक्य को मौर्यों का गुरु बताया और कहानी लिखी कि नंद वंश के राजा ने चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने कसम खाई कि जब तक नंद वंश का खात्मा नहीं कर देता तब तक अपनी छोटी को गांठ नहीं बांधूंगा, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंद वंश के राजा की हत्या करवाता है। मगर इसका आज तक कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला है। चाणक्य का बर्थ डेट क्या है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, लोकेशन बताइए, कौन से जिले में हुआ है, और चाणक्य का कोई शिलालेख है क्या जिसका हिस्टोरिकल आधार माना जा सकता है। उसी तरह आतंकवादी पात्र परशुराम, इसके बारे में भी जानकारी मांगा गया। परशुराम का जन्म कहाँ पर हुआ है, उसके माता पिता का नाम क्या है, कौन से जिले में हुआ है, कौन से तारीख को हुआ है, कौन से शताब्दी में हुआ है, और इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्या। 23 जनवरी 2024 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैसूरू रीजन के द्वारा इसके बारे में स्पष्ट जवाब आया है कि परशुराम और चाणक्य के बारे में कोई इंस्क्रिप्शंस हमारे पास नहीं है, और उनके भौतिक अस्तित्व का दोनों के बारे में, चाणक्य और परशुराम के बारे में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। 23 जनवरी 2024 को यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हम लोगों ने इस जानकारी को मीडिया को प्रोवाइड किया है कि आरटीआई के जरिए से यह जानकारी उपलब्ध हुई है, तो आप इसको खबर बनाकर छापो। मगर प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसकी कोई खबर नहीं बनाई। इसलिए हमने सोचा कि ब्राह्मण बनिया मीडिया को लग रहा है कि चाणक्य और परशुराम का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो भी इसकी चर्चा कैसे होगी। इसलिए हमने सोचा कि इसको लाइव आकर लोगों को बताया जाए। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम लोगों ने कुछ माह पहले इसके बारे में जानकारी मांगी थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका जन्म होने का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्या। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में कोई अभिलेख नहीं है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनका बर्थ होने का पीरियड तक पता नहीं है, और ये माइथोलॉजिकल है, ये जानकारी हमें प्रोवाइड की।
अगर विष्णु ही काल्पनिक है तो ब्राह्मण धर्म की बुनियाद ही खत्म हो जाती है, जिसे वो वर्तमान में हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो बुनियाद ही खत्म हो जाती है। 22 तारीख को जो नरेंद्र मोदी को आगे करके जो नाटक किया, अगर एक खबर सामने आती तो उसका भंडाफोड़ हो जाता, मगर आर्कोलॉजिकल आधार पर ब्राह्मणों के पास राम पैदा होने का सबूत नहीं है, विष्णु के पैदा होने का सबूत नहीं है, ब्रह्मा के पैदा होने का सबूत नहीं है, और शिव के पैदा होने का भी सबूत नहीं है। उसी तरह परशुराम और चाणक्य ये पात्र काल्पनिक है और इनके कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। चाणक्य कैरेक्टर कहां से आया? चाणक्य कैरेक्टर का निर्माण करने के पीछे ब्राह्मणों का क्या दृष्टिकोण है? रोमिला थापर जैसी विश्वविख्यात इतिहासकार भी चाणक्य को मान्यता देती है। तमाम ब्राह्मण लोग, राधा कुमुद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, शर्मा, मिश्रा, पांडे, तमाम ब्राह्मण इतिहासकार, जो कोई मुजुमदार, तमाम जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार है, वो चाणक्य को सामने रखकर मौर्यों का इतिहास लिखते हैं। चाणक्य प्रस्तुत करने का मतलब यह है कि मौर्यों का मूल इतिहास मिटाया जा सके। यह इसके पीछे उनकी सोची समझी साजिश है। मगर चाणक्य कहां पर पैदा हुआ, कौन से गांव में पैदा हुआ, उसके मां बाप का नाम क्या था, वो कौन सी सदी में पैदा हुआ, उसकी बर्थ डेट क्या है, इसकी जानकारी अभी तक किसी भी ब्राह्मण ने नहीं दी है। मगर इसके पीछे ब्राह्मणों का मकसद यह है कि मौर्य जैसे महान व्यक्ति की तुलना में ब्राह्मणों के पास एक भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक मौर्य हो या बृहद्रथ मौर्य हो, इनकी तुलना में एक भी ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व जिन मौर्यों ने खत्म किया, और मौर्यों का पीरियड ही गोल्डन एज है। और बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जो लाहौर में उनका स्पीच होने वाला था, तो उन्होंने कहा था मौर्य के इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का कोई इतिहास ही नहीं है, डार्क एज है। मौर्यों का इतिहास ही भारत का वास्तविक इतिहास है। तो उनके इस वक्तव्य से महाराष्ट्र का चित्पावन ब्राह्मण वीडी सावरकर को इतना दर्द हुआ कि उसने 6 सोनेरी पन्ने नामक किताब लिखा था। और उसके अंदर पहले नंबर का पन्ना क्या है, तो बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराई गई। इसको उसने फर्स्ट गोल्डन पेज कहा है। प्रतिक्रिया के रूप में सावरकर ने किताब लिखी थी, और 6 नंबर का पन्ना क्या है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य पेशवा ब्राह्मणों ने खत्म किया। इसको उसने 6 नंबर का पेज कहा है, गोल्डन पेज का है। और शिवाजी महाराज का जन्म होना यह कोई खास बात नहीं है। यानी मराठाओं का अत्यंत घृणित शब्द में अपमान किया है, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो जो महापुरुष हो चुके हैं, जो महान होते हैं, उनकी बराबरी ब्राह्मण नहीं कर पाते। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उसके बराबरी का कोई ब्राह्मणों में पुरुष नहीं हुआ है, तो ब्राह्मण लोग इतिहास लेखन के नाम पर ब्राह्मणों ने क्या किया, तो ब्राह्मणों ने जो
महान हुए उनका गुरु ब्राह्मण था, यह प्रचार कर दिया। इसको बोलते हैं ब्राह्मणीकरण। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज महान क्यों हुआ? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु ब्राह्मण था, ऐसा प्रचार किया जाता है। और ऐसी बातों का बार बार प्रोपेगेंडा करके बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि दादू कोंडदेव और छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा गुरु भट्ट रामदास ये गुरु थे, इसीलिए वो महान हुए। 22 जनवरी के अवसर पर एक साधु ने ऐसा ही बयान किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु रामदास थे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू छत्रपति महाराज, इन्होंने जाहिर तौर पर घोषित किया था कि भट्ट रामदास और भट्ट दादू कोंडदेव ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नहीं है। अब दूसरे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज ही कह रहे गुरु नहीं है तो दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दादू और रामदास के ऊपर कमेटियां बिठाई थी और दादू कोंडदेव और रामदास गुरु होने का एक भी सबूत, लिखित सबूत नहीं मिला। और मुंबई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नलावड़े, इन्होंने रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु नहीं है ऐसा जजमेंट ही दिया है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि रामदास गुरु नहीं था। आरएसएस और बीजेपी के लोग मोदी को आगे करके, मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करके छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, मोदी का नहीं। मोदी का अपमान हो चुका है, मोदी को कोई मान सम्मान नहीं है। ब्राह्मणों का गुलाम है नरेंद्र मोदी, उसकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ नहीं हो सकती। तो ब्राह्मण लोगों ने हमेशा से ब्राह्मणीकरण के सिद्धांत पर काम किया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का गलत इतिहास लिखा और गुरु रामदास या दादू कोंडदेव को दिखाया और उनका ब्राह्मणीकरण किया। उसी तरह मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखते समय ब्राह्मणों ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि मौर्यों के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य की स्टोरी क्या है कि नंद राजा ने उसका अपमान किया था और नंद राजा का अंत जब तक नहीं करूंगा तब तक चोटी को गांठ नहीं बांधूंगा, ऐसी शपथ चाणक्य लेता है, अर्थात कौटिल्य लेता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इस युवा के हाथ से नंद राजा की हत्या करता है। मगर इसका कोई इतिहास है क्या? इसका कोई इतिहास नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त की कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? हेमचंद्र के पुरुष चरित्र यानी 12वीं सदी में इसका साहित्य में वर्णन मिलता है। कश्मीर के कथा सरित सागर 11वीं सदी में इसका वर्णन मिलता है। बृहद कथा मंजरी 11वीं सदी में इसका वर्णन मिलता है। और सबसे पहले इसका जिक्र विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस जो 6ठी शताब्दी में लिखा गया है, इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। और एक प्ले, एक नाटक है 6ठी शताब्दी में मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ, इसके अंदर इसका पहली बार वर्णन मिलता है। और 12वीं सदी तक अलग अलग साहित्य में, हेमचंद्र के साहित्य में
सरित सागर में, बृहद कथा मंजरी में, यानी 11वीं 12वीं सदी में मिलता है। और चाणक्य का जो कौटिल्य अर्थशास्त्र की कॉपी है, यह कॉपी मद्रास प्रोविजन में 1908 में मिली है, यानी दक्षिण भारत में इसकी कॉपी मिली है, यानी उसका लिखित दस्तावेज मिला है। चाणक्य जो है ये काल्पनिक पात्र है। शायद इसी वजह से ब्राह्मण लोग आज भी चाणक्य का नाम अपने बेटे को नहीं रखते। चाणक्य यानी चालाक, कौटिल्य यानी कुटिल शब्द से कौटिल्य शब्द बना हुआ है, तो दोनों में इसका संदर्भ नहीं मिलता। और कौटिल्य का बाद और एक नाम होता है विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम भी काल्पनिक नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य और कौटिल्य का आपस में संबंध नहीं है और वे दोनों भी अर्थशास्त्र के लेखक नहीं हैं। एक अनामिक परंपरा चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचयिता या लेखक बता रही थी और यह परंपरा इतिहास के मापदंड पर खारिज हो जाती है। दूसरी सदी तक अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन दस्तावेज नहीं समझा जाता था। अगर कौटिल्य मौर्यकालीन में होता तो मौर्यों के दस्तावेजों में उसका जिक्र होता, मेगस्थनीज के ग्रंथ में उसका जिक्र होता, मगर उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मौर्य की भाषा पाली भाषा है, चाणक्य की भाषा संस्कृत की भाषा है, मौर्य समानतावादी है और चाणक्य अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आदेश देता है। कितनी विसंगत बात है। ब्राह्मणों ने एक टीम बनाकर अर्थशास्त्र का निर्माण किया और उन्होंने प्रकरण साहित्य मौर्य ब्राह्मणों ने 2 संस्करण समय समय के बाद बनाए और बाद में उसको नाटक के माध्यम से मौर्यों के साथ जोड़ दिया। नंद और मौर्य का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये भी एक मनगढ़ंत बात है। ब्राह्मणों ने एक कथा प्रचार में लाई है, नंद अंतम क्षत्रिय अंतम, यानी नंद राजा की हत्या मौर्य राजा के द्वारा की गई और उसी के साथ क्षत्रियों का अंत हुआ। जो ब्राह्मण इतिहासकार चाणक्य को मान्यता देते हैं, वो ब्राह्मण इतिहासकार मौर्यों को शूद्र कहते हैं। मौर्य लोग शाक्य वंशीय थे, क्षत्रिय थे, मूल्यवासी क्षत्रिय थे। नंद लोग भी मूल्यवासी क्षत्रिय थे, उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था। मगर ब्राह्मण लोगों ने मौर्यों को नीच दिखाने के लिए मौर्यों की उत्पत्ति मुरा नामक एक दासी से दिखाई है, यानी खुल्लम खुल्ला मौर्यों का चरित्र हनन करने का षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया। पुराणकारों ने तो बहुत ज्यादा कर दिया। पुराणकारों ने क्षत्रिय अब बचे नहीं है, नंद का अंत हो गया, इसलिए अब 2 ही वंश बचे हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र। तो ब्राह्मणों ने चाणक्य को गुरु दिखाकर चंद्रगुप्त मौर्य का अवमूल्यांकन किया है। हिस्टोरिकल आधार पर वो गुरु सिद्ध नहीं होते, मगर मुद्रा राक्षस के नाटक के माध्यम से ब्राह्मणों ने इतिहास का ब्राह्मणीकरण किया है। यह बात आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। पैट्रिक ओलिवेले नामक एक बड़े इतिहासकार है, उनका यह कहना है कि ब्राह्मणवादी परंपरा अर्थशास्त्रों को मौर्य साम्राज्य के साथ काल्पनिक पात्र चाणक्य के माध्यम से जोड़ना चाहती है,
इसी उद्देश्य से मुद्रा राक्षस जैसे ग्रंथ बाद में लिखे गए थे। पैट्रिक ओलिओले के अनुसार चाणक्य ग्रंथ अत्यंत काल्पनिक ग्रंथ है, यह बात सिद्ध हुई है। मगर नारायण नामक एक ब्राह्मण था जिसने हितोपदेश नामक ग्रंथ अर्थशास्त्र के ऊपर टीका के रूप में रचा था। उसने कमंडक के नीति सार ग्रंथ की मदद लेकर यह ग्रंथ टीका किया था। हितोपदेश में हमें 90% श्लोक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ मिलते हैं, यानी वही से उसने लिए थे। तो नारायण नामक जो ब्राह्मण है उसने स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, होश आवाज से लिखा हुआ है कि चाणक्य या कौटिल्य एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मनोरंजक पात्र है। तो उसके ऊपर जो टीका लिखी गई, नारायण भट्ट जो ब्राह्मण है वो उसको काल्पनिक पात्र मानता है। इस आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह केवल और केवल काल्पनिक था।